हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए हम लोग देखिए साइंस का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब उसके आगे आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, देखिए ये दिसंबर हम लोग जो आगे आने वाला पेपर है सीटेट का, दिसंबर 2024 के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी साइंस से जहाँ क्वेश्चन बहुत क्या होता है, जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो हम लोग ये एनसीईआरटी के क्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगभग 100 क्वेश्चन क्या क्या है सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आज उसके आगे हम बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ ही साथ आप लोग लाइक करना नहीं भूलेंगे। और हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो बिना कहे क्या कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, उसके आगे समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है बिफोर प्लेइंग ए स्टेयर। ये क्या हो रहा है, ये एक क्या रहा है, हारमोनिया बजा रहा है। ए सितारिस्ट ऑलवेज एडजस्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द स्टेयर एंड टीयर्स टू प्लग इट suitable by doing so that sitarist adjust the। ये क्या कह रहा है कि एक क्या है, एक सितार बजाने वाला है जो सितार बजाने से पहले क्या कर रहा है, सितार बजाने से पहले उसका जो तार होता है उसको क्या कर रहा है, उसको कस रहा है या टाइट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, टाइट कर रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें यह पूछा गया। सितार बजाने से पहले सितार वादक हमेशा सितार के तार को क्या करता है, तनाव को समायोजित करता है और उसे उपयुक्त रूप से तनित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से सितार वादक को समायोजन करता है। वो क्या करना चाहता है कि जो सितार बजाता है, सितार बजाने से पहले क्या होता है, सितार का जो वहां पे स्क्रू लगा रहता है उसको कसता है। कसने का क्या है, वो क्या बढ़ाना चाहता है, कसेगा तो क्या होगा, तार थोड़ा सा क्या होगा, टाइट हो जाएगा। तो वो जो टाइट तार हो जा रहा है, वो जो तार लगा है वो क्यों टाइट कर रहा है, वो पूछना चाहता है। क्या लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेयर, क्या तार से क्या जो वो सितार बजा रहा है उसका लाउडनेस बढ़ाना चाहता है। क्या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, क्या कंपन का आयाम बढ़ाना चाहता है। क्या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्या ध्वनि की तीव्रता बढ़ाना चाहता है। क्या सितार के तार का तारत्व बढ़ाना चाहता है, क्या बढ़ाना चाहता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए। लाउडनेस कैसे बढ़ेगा, लाउडनेस तो यहां पे देखिए, लाउडनेस तो हम क्या करेंगे, पिच जो होता है, लाउडनेस हमारा देखिए पिच के अगेंस्ट होता है। एक होता है तीक्ष्णता, पिच होता है। पिच क्या होगा, जब वो तार कसेगा, तार कसने से क्या होगा, तार थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो हम जब उसको क्या करेंगे, उसमें टच करेंगे तो वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी, देखिए एक तो ये हो गया, दो समझिए। एक तो अगर तार थोड़ा सा ढीला रहेगा तो हम जब उसको तानेंगे तो वो क्या होगा, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत क्या होगी, स्लो होगी। और एक जब तार बहुत टाइट रहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बहुत तेज होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत तेज होती है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतने ही समय में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज्यादा होगा, वहां पे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी अगर कम रहता है तो यहाँ क्या होगा, लाउडनेस ज्यादा रहती है। जिसमें क्या होगा, जिस वाद्य यंत्र में फ्रीक्वेंसी कम रहती है वहां पे क्या होता है, लाउडनेस ज्यादा रहता है। क्या होता है, लाउडनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। और यहां पे अगर कहीं किसी वाद्य यंत्र में अगर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर किसी वाद्य यंत्र में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगा तो उस वाद्य यंत्र का पिच बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, पिच ज्यादा रहता है। तो वो क्या कर रहा है, तार को टाइट कर रहा है। तो तार टाइट करने से क्या होगी, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के। किसके, पिच के। तार अगर टाइट रहेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तार की पिच बढ़ जाएगी, जो हमारे कान में जाए चुभता है ज्यादा। पिच क्या होती है, ये तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है। जैसे समझिए हम लोगों का जो मेल्स होते हैं, जो नर होते हैं या जो वो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके स्वर का यहाँ स्वर तंत्र होता है, उसमें लाउडनेस ज्यादा होती है। उनकी जो आवाज निकलती है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो महिलाएं होती है या फीमेल होती हैं
उनका जो यहाँ पे वाद्य यंत्र होता है वहां से जो आवाज निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो क्या उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो वहां से जो आवाज निकलती है वो तीक्ष्ण होती है। इसलिए क्या होती है, कोई महिला चिल्लाती है तो हाथ जोड़ लेते हैं, भैया चिल्लाओ मत, जो करना है तो करो। उसमें क्या होती है, उनकी आवाज में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो क्या होती है, पिच ज्यादा हो जाती है। तो ये जो वादक है, जो सितार बजाने वाला है, वो क्या करना चाहता है, तार, सितार का तार इसलिए टाइट कर रहा है ताकि क्या हो, वो जो वाद्यंत्र लिया है उससे पिच क्या हो, उसकी पिच बढ़ जाए। जब तार टाइट होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगी, पिच बढ़ जाएगी। हमारा क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, यहां पे लगा है, ये देखिए ये बजा रहा है ढोलक, इसका फ्रीक्वेंसी देखिए ज्यादा है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से इसका क्या होगा, लाउडनेस ज्यादा होगा। लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें क्या होगा, आवाज मोटा निकलेगा, धम धम बोलता है ना, तो यहां से लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यहां की पिच बहुत कम होगी, क्या होगी, पिच कम होगी। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये सीटी जो बजा रहा है, सीटी में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी देखिए बहुत ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो यहाँ पिच क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पिच ज्यादा होगा। यहां पे देखिए लिखा है द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द स्ट्रिंगलेस या पिच आप साउंड। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर डिटरमाइन करना हो तो हम क्या करें, पिच को क्या करें, डिटरमाइन करें ऑफ ए साउंड के लिए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी वे दैट द साउंड is shrill and has the higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. इसमें इसके क्या रहा है कि हम क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे उसकी पिच बढ़ जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी को हम क्या करें, अगर फ्रीक्वेंसी यहां पे देखिए, फ्रीक्वेंसी अगर क्या करें उसको लोअर कर दें तो क्या होगा, साउंड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी पिच कम हो जाएगी। यहां लिखिए से दैट द साउंड हैज बी लोअर। हम क्या करेंगे, अगर उसको फ्रीक्वेंसी को लोअर कर देंगे तो पिच भी क्या, फ्रीक्वेंसी को लोअर करेंगे तो पिच भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो उस वाद्य यंत्र का क्या होगा, आवाज स्लो हो जाएगी। यहां लिखा है आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या त्वरता को निर्धारित करती है। आवृत्ति क्या करती है, फ्रीक्वेंसी क्या करती है, पिच को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो, अगर फ्रीक्वेंसी क्या कीजिएगा, अधिक, अगर आवृत्ति को अधिक कर दिया जाए तो क्या होगा, तब वो क्या होगी, इसकी आवाज कंपन क्या हो जाए, कंपन की क्या कह रहा है, यदि कंपन की आवृत्ति को अधिक हो तो क्या कहते हैं कि उसकी ध्वनि भी क्या होती, तीखी होती, पिच क्या होती, ज्यादा होती। अगर कंपन की आवृत्ति क्या कम हो जाएगी तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, ध्वनि की त्वरता है, ध्वनि की पिच क्या कम हो जाती है। ठीक है, इस बात को समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। पहला क्या कह रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को बताना है। कह रहा है इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इन द प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्या ऐसा होता है। दूसरा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का उपयोग किया जाता है। क्या ये सही है। कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर यूज। क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड को यूज करते हैं। तीसरा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और ऑक्सीजन की खपत होती है। इसमें क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और CO2 और ऑक्सीजन क्या होती है, कंज्यूम होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, खपत होती है। चलिए पहला क्या कह रहा है कि हम जो पहले को पढ़िए, ये सौर एनर्जी क्या कह रहा है, सोलर एनर्जी को क्या होता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये बोल रहा है। पहला ऑप्शन बोला क्या प्रकाश संश्लेषण में हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। दूसरा कह रहा है क्या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज किया जाता है। तीसरा कह रहा है क्या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। क्या ऐसा होता है। चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है,
रिलीज कि बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को कंज्यूम, यहाँ क्या बोला है, CO को कंज्यूम किया जाता है। इसमें से कौन सा सही है? ये तो सही हो गया। हमारा पहला ऑप्शन क्या करा है, सोलर एनर्जी को हम क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को लेकर के लाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है और क्या होता है, और वाटर भी निकलता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है। और ये तो हमारा क्या होगा, ये तो रिस्पायरेशन में होता है, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हमारा कार्बोहाइड्रेट भी यूज करते हैं। ये कोई यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला A और B, पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? देखिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया भी गया है। प्रकाश संश्लेषण में ऐसे समझ लीजिए सीधा सीधा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पेड़ पौधों में होगा। पेड़ पौधों में क्योंकि वहां पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। जो जहां देखिए पेड़ पौधों में हर उस जगह प्रकाश संश्लेषण होता है जहां पे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, हरा होता है। हरा होगा तो वहां क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल हो गया। देखिए प्रकाश संश्लेषण वहां भी होता है, जैसे समझिए बहुत सारे पत्ती क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। जैसे समझिए प्लांट जब उगता है तो उसमें से जो लीफ निकलता है वो ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, वहां पे जेंथोफिल ज्यादा पाई जाती है, लेकिन वहां भी क्लोरोफिल पाई जाती है। वहां अगर जेंथोफिल रहेगा, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो फिर प्लांट ग्रो कैसे करेगा। वहां भी प्रकाश संश्लेषण होता है, वहां भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, लेकिन क्या होती है वहां पे क्लोरोफिल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। किसके अपेक्षा, वहां पे जो जेंथोफिल होती है, जो पत्तियां क्या होती है, ब्राउन कलर की पाई जाती है, वहां पे क्या होती है, जेंथोफिल की मात्रा ज्यादा होती है। तो वहां पे अगर जेंथोफिल होगा उसके साथ साथ क्लोरोफिल भी होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जहां जो पत्तियां रंगीन होती हैं उसमें भी क्लोरोफिल होता है, वहां भी प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन और जो रंगीन वाले जो वो पिगमेंट होते हैं वो ज्यादा होती हैं। जो रंगीन वाले होते हैं, पीला, हरा, नील, जो भी कलर होता है उसके पिगमेंट ज्यादा होते हैं, क्लोरोफिल भी पाई जाएगी। अगर क्लोरोफिल नहीं पाई जाएगी तो पत्ती प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगी, भोजन कैसे बनाएंगे, और भोजन नहीं बनाएंगे तो क्या होगी, पत्ती जीवित कैसे रहेंगी, पेड़ पौधे जीवित कैसे रहेंगे। तो हर उस जगह पे प्रकाश संश्लेषण होता है जहां पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा या ग्रीन होता है। ठीक है, चलिए इसमें यही बताया गया है, पत्तियों में हरा वर्णक या क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सौर ऊर्जा को क्या करता है, संग्रह करके वो क्या करता है, उपयोग करता है, एनर्जी बना देता है, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को यूज करता है। यही चीजें बताई गई जो अभी हम बता दिए आपको। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए ये यहाँ हिंदी में लिखा है, वो यही लिखा है कि बिसाइड लीफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन प्लांट। हर एक ग्रीन प्लांट के हर उस जगह होता है जहां क्या होता है, लीफ हो या अदर। यहां फिर बताया गया है ग्रीन स्टेम में भी क्या होती है, या ब्रांचेज में भी क्या होती है, ग्रीन स्टेम हो या ग्रीन ब्रांच हो, वहां भी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जहां जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे हम लोग अपनसिया, उसको क्या बोलते हैं, कैक्टस में क्या होता है, वहां पे लीफ तो होती नहीं है, पत्तियां तो होती है, जो उसकी पत्तियां होती है क्या होती है, कांटे में परिवर्तित हो जाती है। तो उसका जो तना होता है, तना क्या ऐसा होता है, फ्लैट कर जाता है, ऐसा चिपटा हो जाता है। और वहां पे क्या होता है, जब चिपटा हो जाएगा वहां हरा होता है, उसका जो तना होता है हरा होता है, वो भी क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। तो वो यही बात बताया कि जो पत्तियां तो होती ही होती है, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण, उसके साथ जो हरा तना होता है या हरा ब्रांच होती है, वहां भी क्या होती है, जो डिजर्ट में, जो मरुस्थल में होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, वहां भी प्रकाश संश्लेषण होती है। और वहां भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होगा और क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा हमारा सनलाइट, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में छात्रों के साथ मिश्रित क्षमता कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति सबसे उपयोगी होगी। इसमें क्या बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक जो विकास होता है उसके बारे में बात की गई। जो मानसिक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो जीन पियाजे का था अवस्था थी, उसके बारे में बात की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण, जो 4 चरण बताए गए थे, के साथ मिश्रित क्षमता कक्षा में, कि जो कक्षा होता है वहां पे क्या होते हैं, जो बच्चे रहते हैं उसमें क्या होते हैं, हर एरिया के, हर समूह के, हर मतलब समावेशी शिक्षा चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, हर एरिया से हर बच्चे रहते हैं, हर क्वालिटी के बच्चे रहते हैं। ठीक है,
तो वही चीज बताई गई है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त इस ऑप्शन में सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा? क्या पहला होगा अमूर्त अवधारणाओं में के सरलीकरण के लिए अमूर्त वस्तुओं में शामिल हुए व्यापक गतिविधियों का उपयोग करना, क्या ये होगा? जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के अनुसार कक्षा में 4 समूहों में पुनर्संयोजित करेंगे, क्या ऐसा होगा? तीसरा क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए व्यक्तिगत निर्देश की योजना बनाना, क्या ऐसा होगा कि हम प्रतिभाशाली बच्चों के क्या करें, उसके लिए कुछ अलग से योजना बना दें? छात्रों के बुद्धि लब्धि अंकों और औसत लेना और उनके अनुसार क्या करें, शिक्षण की योजना बनाएं। जो उनका बुद्धि लब्धि है, जो बुद्धि लब्धि जिनका ज्यादा है उनके हिसाब से अलग शिक्षण योजना बनाएं, या जिनका क्या हो बुद्धि लब्धि कम उनके हिसाब से क्या के अलग क्या करें शिक्षण का योजना बनाएं, क्या ऐसा करना होगा? चलिए आंसर करिए। देखिए हम बच्चों को क्या कैटेगराइज नहीं करेंगे, किस आधार पे? बुद्धि लब्धि के आधार पे। बच्चों को अंकों, बुद्धि लब्धि के जो अंक होंगे उसके आधार पे हम बच्चों को क्या करेंगे, शिक्षण के लिए ग्रुप बना के शिक्षण नहीं प्रोवाइड करेंगे। और हम बच्चों को क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन ऑफ गिफ्टेड, क्या जो प्रतिभाशाली या गिफ्टेड बच्चे होंगे क्या उनके लिए अलग से प्लानिंग बनाया जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा। हमारा समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबको गिफ्टेड बच्चे भी क्या होंगे, सब उसी में इन्वॉल्व होंगे। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। तीसरा क्या कह रहा है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं के अनुसार कक्षा को 4 समूहों में। जीन पियाजे के जो चारों संज्ञानात्मक विकास के जो स्तर थे, पहला हमारा जो था, जो चारों थे, क्या चारों के हिसाब से हम क्या करें, बच्चों को बांट दे। पहले जो ग्रुप, पहला ग्रुप जो है हम उसमें क्या करें, संवेदी गामक बच्चों को रख दें। दूसरा हम क्या करें, प्री ऑपरेशनल वाले को रख दे। तीसरे में ऑपरेशनल वाले को रख दे। चौथे में क्या करें, फार्मल या कॉन्क्रीट फार्मल वालों को रख दे। क्या ऐसा होगा? ये सब क्या ऐसे ग्रुप बनाना है? ऐसा भी नहीं होता। हम क्या करते, ग्रुप बना के स्टडी नहीं कराते। तो हम करेंगे क्या, जो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़िए। हैंड ऑन एक्टिविटी, बच्चा क्या कर रहा है, हाथ के द्वारा क्या कर रहा है, कोई कार्य गतिविधि कर रहा है। यहां देखिए क्या करेगा बच्चा, गतिविधि का उपयोग करेगा। गतिविधि मतलब वो अपने हाथों के द्वारा क्या करेगा, काम करेगा। क्या कह रहा है, अमूर्त अवधारणाओं के सरलीकरण के लिए अमूर्त वस्तुओं का क्या कर शामिल करते हुए व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग। इसमें क्या कह रहा है, जैसे समझिए, इसमें क्या कह रहा है, हम किसको समझना चाहते हैं, अमूर्त अवधारणा को, जो क्या हमारे सामने, जैसे मैथ को पढ़ना है या ऐसा हमको अवधारणा पढ़ना है जो हमारे सामने नहीं हो। अमूर्त का मतलब क्या हो, जिसपे हम क्या करेंगे, थिंकिंग या चिंतन करें। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, मूर्त वस्तुओं का क्या करेंगे, मूर्त वस्तुओं को शामिल करेंगे। जैसे 2 दूना 4, 2 दूना हमको पढ़ना है, तो हम क्या करें, कोई ऐसा वस्तु ले लें जिसको जोड़ें। 2 वस्तु, हमारा 2 पेन है, 2 पेन को और मिला दे, 4 पेन हो जाए, 4 में 2 पेन और जोड़ दे, 6 पेन हो जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास वस्तु दिखाई देने वाला जो मूर्त वस्तु है उसको क्या करें, उसमें शामिल कर ले। जी हाँ, ऐसे सिखाने के लिए बच्चों को क्या होगा, बच्चे आसानी से सीखेंगे। और उसके साथ साथ क्या रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, व्यवहारिक गतिविधि, जो व्यवहार में बच्चा जिस व्यवहार से आया है, क्या वहां की गतिविधि को क्या करें, शामिल करें। जिसे समझिए, यानी कि 2005 क्या कर रहा है, बच्चों क्या करें, उनके परिवेश से, उनके हिसाब से जो है, बच्चों के हिसाब से क्या कराना चाहिए, गतिविधि कराना चाहिए। तो बच्चों को गतिविधि में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। यहाँ दिया भी गया है, बच्चों को क्या करना चाहिए, गतिविधि में क्या करना, शामिल करना चाहिए। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उर्वरकों में उपलब्ध फसल पोषक तत्व कौन से हैं। इसमें पूछा क्या गया, फर्टिलाइजर जो होता है, जो हम फर्टिलाइजर लाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या कोई भी फर्टिलाइजर जो होता है, एक तो मेन्योर होता है जिसको हम लोग खाद बोलते हैं, जो गांव में क्या करते हैं, हम पेड़ पत्तों को या तो गोबर, इसको डंग को, एनिमल डंग को क्या करते हैं, सड़ा के एक मेन्योर तैयार करते हैं। या तो हो सकता है फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें कौन कौन सा, क्या बोल रहा है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स क्रॉप में होता है, उसमें क्या होता है, जो फसल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से डायरेक्ट पॉइंट, जो वहां चार्ट दिया गया, वहां के चार्ट से डायरेक्ट पूछा है। वहां आप फर्टिलाइजर वाला जो चार्ट पढ़ेंगे वहां डायरेक्ट पूछा गया है। इसमें कौन कौन सा होगा बताइए, क्या नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन होगा, क्या नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होगा, क्या नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन होगा, क्या नाइट्रोजन सोडियम और पोटेशियम होगा। चलिए आंसर करिए। इसमें देखिए ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। देखिए इसको देख लेते हैं यहाँ पे,
देखिए ये फर्टिलाइजर के बारे में बताया गया है। फर्टिलाइजर जो होता है मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता है। या फर्टिलाइजर प्रिपेयर फॉर क्या होता है? प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अगले में देखिए क्या कह रहा है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन टू द सॉइल। क्या कहता है इसमें? क्या सभी को क्या किया जाता है? हर एक ह्यूमन में क्या कहता है, ये सॉइल में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, फर्टिलाइजर इज वेरी रिच। ये फर्टिलाइजर क्या होते हैं? बहुत क्या होते हैं ये, इसमें रिचमेंट क्या होता है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो होता है फर्टिलाइजर में क्या हाई ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन, पोटेशियम और क्या होता है? फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। देखिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और क्या पूछा है? हाँ ये देखिए, देखिए यहाँ क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यहाँ आंसर में देखिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, दूसरा हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेन्योर के बारे में हमारे दिया गया है। ये खाद है, ये उर्वरक है। उर्वरक क्या था? एक मानव निर्मित लवण होता है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। ये क्या था? मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं करता। ये क्या करता है? ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है? फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है। जबकि क्या होता है मेन्योर में? क्या होता है? ये एक प्राकृतिक होता है, जो गोबर, पौधे, ये सब का क्या था? अपघटन कराया जाता है। ये खाद क्या खेतों में बनाई जा सकती है। इसको क्या करते हैं? खेत में बनाते हैं। ये क्या होता है? खाद से मिट्टी की ह्यूमस प्रचुर मात्रा में क्या होती है? बढ़ जाती है। ये क्या होता है? पादप पोषक तुलना रूप से क्या होता है? जो खाद होते हैं, खाद की अपेक्षा क्या होता है? जो हमारा मेन्योर होता है, मेन्योर में क्या होता है? जो फर्टिलाइजर की अपेक्षा क्या होता है? यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? कम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक सुसंगत क्षेत्र वो है जो, देखिए यहाँ पे क्या कहता है? जियोथर्मल एनर्जी की बात की जा रही है। जो क्या होती है? भूतापीय एनर्जी की बात की जा रही है। ये ऊर्जा का एक क्या वैकल्पिक क्षेत्र है। तो हम ये इसको कहाँ, किस क्षेत्र से क्या करते हैं? किस क्षेत्र में हम क्या इसको, किस क्षेत्र में हम क्या करते हैं? भूतापीय एनर्जी को लगाया जाता है। कहाँ पे हम क्या करते हैं? जमीन की जो ऊर्जा होती है उसको क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। किस क्षेत्र में? क्या तटीय क्षेत्र के निकट होता है? क्या जहाँ कोयले के खदान होते हैं वहाँ होता है? क्या जहाँ पे तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं वहाँ पे होता है? क्या जहाँ पे भूपर्पटीय में अधिक हॉट स्पॉट्स होते हैं क्या वहाँ होता है? चलिए बताइए, इसको आंसर करिए, आंसर करिए। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं आगे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये है, ये हमारा कौन सा एरिया है? इसका पहले ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हॉट स्पॉट। ये क्या होगा? भूपर्पटीय में अधिक, जहां हॉट स्पॉट, जहां क्या हो? हॉट स्पॉट्स अधिक हो। ये देखिए यहाँ पे क्या होती है? ये एक हॉट स्पॉट है। यहाँ पे क्या होता है? मैग्मा होता है। मैग्मा होता है जो क्या होता है? जलता रहता है। जलने से यहाँ क्या वाटर्स क्या होगा? स्ट्रीम्स निकलेंगी। और क्या होते हैं? यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगाया गया रहता है। जो यहाँ पे जो स्ट्रीम्स निकलती है, पानी निकलती है, ये एक टरबाइन रहता है, टरबाइन में जाता है। टरबाइन क्या करता है? यहाँ पे टरबाइन में जाने के बाद ये बहुत क्या होता है? गर्म होता है। और ये जाएगा जब यहाँ पे एक टरबाइन लगा रहता है, इसमें फैंस लगे रहते हैं। फैंस के साथ यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वो लगा रहता है जो जनरेटर का होता है, जो विद्युत में कन्वर्ट करता है, वो लगा रहता है। जब टरबाइन घूमता है तो ये क्या करता है? विद्युत में क्या करता है? ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? एनर्जी को क्या करते हैं? शहर में या जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे क्या करते? ट्रांसफर करते हैं। ये भू थर्मल फील्ड होता है। इसके यहाँ क्या होता है? मैग्मा होती है, मैग्मा होता है। ठीक है, ये भू थर्मल फील्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझ में आ गया? ये क्या होता है? जहां अधिक हॉट स्पॉट्स होते हैं, जहां क्या होता है? जहां के पृथ्वी क्या होती है? तप्त गर्म होती है, या जहां क्या होती है? मैग्मा जलते रहते हैं, वहां से क्या होता है? वहां से हम एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से यात्रा के अलग अलग समय पे पथगामी का पाठ्यांक दिया गया है। मीटर पर सेकेंड में वाहक की चाल बताना, हमको चाल बताना है। ठीक है, चाल के लिए हम क्या करते हैं? स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, और टोटल यहाँ क्या लेंगे? टाइम लेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब यहाँ देखिए समय दिया गया 8 बजे, यहाँ इतने से स्टार्ट किया था। जो रीडिंग है ओडोमीटर का, जो गाड़ी में ओडोमीटर लगा रहता है, जो क्या करता है? नाप दिखाता रहता है कि हम कितने किलोमीटर चले हैं। तो वो जो 8 बजे चला तो उसके ओडोमीटर क्या इतना दिखा रहा था रीडिंग,
इतना रीडिंग दिखा रहा था। अब वो 10 बजे पहुंचा, कहाँ पे, 8 से 10, क्या किया, 2 घंटे का समय लगा। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल कितनी दूरी तक चला, ये क्या हुआ, ये लास्ट में क्या है, इतना इतना आया है, और स्टार्टिंग में कितना था, 6 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7, ये 72 घंटे आ गए, ठीक है, 72, ओके। और यहाँ पे टाइम टोटल कितना लगा, 2 घंटे लगा। क्या हो गया हमारा, क्या 24 22 72 और अपॉन 2, ये हो जाएगा कितना, 6 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 36 घंटे आ गए। अब देखिए ये जो है हमारा क्या है, ये जो किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक देखिए, जब कोई चीज बड़े से हम छोटे में चेंज करते हैं तो आप लोगों को पता है, मीटर किलोमीटर को हम क्या करते हैं, किलोमीटर जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को क्या करते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में जब चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े से, जब देखिए ये समझिए, मान लीजिए 18 है, ये 5 है, तो हम क्या करते हैं, 5 × 18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं ना, जिसको चेंज करना होता है। अगर हम छोटे से बड़े में अगर मीटर पर सेकंड को, अगर मीटर पर सेकंड को हावर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। और क्या करते हैं, अगर हम बड़े से अगर किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या 5/18 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे 36 आ गया है। 36 क्या है, हावर पर मिनट है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सेकंड, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 5/18 से भाग देंगे, कि हमारा देखिए आंसर लगभग क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 10 के आसपास 10 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला, ये हमारा क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या, निम्नलिखित में से एक ऐसा समूह का चयन कीजिए जिसमें अंगों का सही संयोजन है जो कोई पाचन क्रिया नहीं करता। इसमें क्या कह रहा है, हमको ऐसे समूह को, जो हमारा पाचन तंत्र है उनमें जो अंग हैं उनको ऐसा समूह बनाना है जिसमें क्या पाचन क्रिया नहीं हो रहा हो। क्या हो रहा है, पाचन क्रिया नहीं हो रहा है। तो क्या कहाँ कहाँ होता है, क्या ग्रसिका में पाचन क्रिया नहीं होता, क्या मुख गुहा में नहीं होता, क्या मलाशय में नहीं होता, क्या ओसोफाइगस में नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में होता, रेक्टम में नहीं होता, क्या ओसोफाइगस में नहीं होता, बक्कल कैविटी में नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम। बताइए कहाँ कहाँ क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता। ऐसा समूह का चयन कीजिए जिसमें क्या हो, ऐसे समूह का चयन कीजिए जो उसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो हमारा देखिए सबसे पहले ओसोफाइगस में तो हमारा डाइजेशन नहीं होता, मतलब जो ये नाल होती है, आहार नाल होती है, वहां पे नहीं होता। बक्कल कैविटी, माउथ में क्या होती है, स्टार्च का होता है, मंड का हमारा पाचन होता है। रेक्टम में नहीं होता है कोई डाइजेशन, ओसोफाइगस में नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और रेक्टम में भी नहीं होता। तुम्हारा यही आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। ओसोफाइगस में नहीं होता है, बक्कल कैविटी में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तुम्हारा दूसरा क्या होगा, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए स्ट्रक्चर भी है। ये क्या होता है, ये देखिए ये हमारा होता है ओसोफाइगस या ग्रसिका, क्या बोला, ग्रसनी बोला जाता है। यहाँ से क्या होता है, सिर्फ भोजन क्या होता है, नीचे आता है, किस मोमेंट, पेरास्टॉलिसिस के द्वारा। पेरास्टॉलिसिस मोमेंट होता है जो क्या करता है, संकुचन करता है, सिर्फ क्या करता है, उस नली में क्या करता है, भोजन नीचे पास करता है बस। ये ओसोफाइगस में नहीं होता, स्टमक में होता है, यहाँ से डाइजेशन होकर जो हमारा देखिए ये है, यहाँ बक्कल कैविटी है, माउथ में होता है, इससे सलाइवली ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा का स्रावन करते हैं, और हमारा स्टार्च का डाइजेशन होता है। ये ओसोफाइगस है, ठीक है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, भोजन आता है स्टमक में, स्टमक में डाइजेशन होता है। ये देखिए लीवर, यहाँ क्या होता है, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी छोटी आंत होती है, यहाँ सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, यहाँ से जो मान लीजिए कोई पोषक तत्व क्या हो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ मान लीजिए हम भोजन किए और डाइजेशन होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन के तब पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाता है। होने के बाद मान लीजिए कोई ऐसा कंपोनेंट रह गया जो हमारा क्या हो, भोजन में अभी भी हो, मान लीजिए कोई हमारे न्यूट्रिएंट्स हो, कोई ऐसा हो पदार्थ हो जो क्या होगा अभी भी भोजन में हो, तो क्या होगा, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्ब किया है, वो कोई डाइजेशन नहीं करेगा,
वो कुछ पचाने का काम नहीं करता, हमारा पाचन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन तक समाप्त हो जाता है। अब जो अब रहेगा उसमें कोई मान लीजिए ये क्या हमारे रेक्टम की साइड जा रहा है, तो उसमें जो भी एलिमेंट या कुछ भी होगा उसको क्या कर एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर लीजिएगा। पानी ज्यादा है तो पानी को अवशोषित कर लिया जाएगा, और कोई न्यूट्रिएंट्स जा रहा है फिकल मेटल में या छीछी में तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये क्या किया जाता है, इसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। इसमें कोई लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़े हाथ में कोई चीज का डाइजेशन पाचन नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का अध्ययन किया। दीर्घ रोम मतलब हमारा क्या कह रहा है, दीर्घ रोम मतलब विलाई बोल रहा है। जो हमारा शरीर होता है, शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा जो अंदर का लेयर होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाइप होती हैं, उसमें क्या होती है ऐसे ऐसे क्या बहुत सारे रोम निकले रहते हैं, और वही क्या करते हैं, वही जब ऐसे ऐसे करते हैं तो भोजन क्या होता है नीचे पास होता है। जब क्रमानुकंचन करते हैं, पेरिस्टालसिस करते हैं तो क्या होता है भोजन नीचे जाता है। तो इसमें ये जो रोम रहते हैं उसको हम लोग विलाई बोलते हैं। ये विलाई के बारे में ही क्या कह रहा है, पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, इसकी भित्तियां बहुत पतली होती है। क्या इसकी भित्तियां बहुत पतली होंगी। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर भोजन आसानी से गुजर जाता है। इनके पास सतह की करीब पतली और छोटी रक्त वाहिनियां का जाल होता है। अगला क्या होता है, अगला क्या, यह कथन कौन सा है जो दीर्घ रोम में पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सक्षम होता है। इसमें क्या कर रहा है, ये होता है जो हमारा विलाई होता है, ये क्या करता है, जो होता है पचे हुए भोजन क्या करता है, अवशोषित करता है। इसके बारे में हमको बताना है कौन कौन सा इसमें से सही है। क्या देखिए ये क्या होता है, यह उंगली जैसी संरचना होती है, ये फिंगर लाइक संरचना होती है। क्या ऐसा होता है, क्या इसकी भित्ति बहुत पतली होती है। चलिए आंसर करिए, क्या इसकी भित्ति बहुत पतली होती है। चलिए आंसर करिए। देखिए इसको पढ़िए। देखिए यह उंगली संरचना होती है, इसकी भित्ति क्या होती है, बहुत पतली होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर भोजन आसानी से गुजर जाता है। इसके द्वारा सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिनियां होती हैं। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। और डी के बाद इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वो क्या होता है आसानी से गुजर जाता है। सी भी हमारा सही हो जाएगा। इसकी भित्तियां क्या होती है, पतली होती है। इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक संरचना जैसी होती है, ये नहीं होती है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। इसका कौन सा, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। चलिए ये हमारा बी सी एंड डी, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये दिया भी है क्षुद्रांत में अवशोषक, मतलब जो हमारी आंत होती है उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें कह क्या रहा है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिनियों में चली जाती है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरे हुए संरचनाएं होती हैं। क्या होती है, अंगुली के समान उभरी हुई क्या होती है, संरचनाएं होती हैं। ये देखिए गलत हो गया है यहाँ पे, ये देखिए उंगली की जैसे संरचना होती है। तो ये देखिए हमारा ए सही हो जाएगा, डी तो सही है। ये देखिए ये नहीं होती छोटी, ये देखिए इसमें छोटी छिद्र नहीं होती जिससे भोजन, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला लाइन सी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा डी, ए और बी ये हमारा चौथा नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होती है, ये उंगली की जैसी संरचना होती है। इसकी संरचना भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए ये है तो उसके आगे इसमें सारी बातें कही है। आंतरिक भित्ति पर उंगली जिसकी समान संरचना होती है। दीर्घ रोम या रसांकुर हम लोग विलाई कहते हैं। क्या आप और आगे क्या कह रहे हैं, दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। या और ये क्या होता है, इसकी सतह पचे हुए भोजन अवशोषित होते हैं तथा यह क्या करता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसके कहने का मतलब ये है, इस स्ट्रक्चर को देखिए समझते हैं। ये देखिए एक विलाई है, ये क्या करता है, विलाई है जो क्या होता है हमारे आंतरिक जो होता है भित्तियां होती है वहां पे पाई जाती है। ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है, वेन्स हैं।
और ये लैक्टियल है जिसमें क्या होता है, ये है देखिए। अब क्या होगा, यहां से जब भोजन पास होगा तो ये क्या करेगा, रहेगा तो सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ा देगा। और ये क्या देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा हमारे पूरे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल तो वहां पे होता है। तो जब भोजन यहाँ से पास होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ठहरेगा तो यहाँ पे जो जितने भी डाइजेशन जिसका हुआ है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारी वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें चली जाएंगी, ठीक है। और ऐसे क्या होगा, ये एरिया भी बढ़ा देगा, तो हमारा भोजन जो है थोड़ा सा ठहर के जाएगा। तो क्या करेगा, उसमें जो भी हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स या जो भी डाइजेशन जिसका हुआ है क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई छिद्र नहीं होता जिससे क्या होगा, पचा हुआ पदार्थ एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, 5 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से क्या करता है, वेग से एक घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर फिसल रही है। वस्तु को समान वेग से गति के लिए आवश्यक बल क्या है। इसमें बल के बारे में पूछा है। ये कह रहा है कि एक सरफेस है जो क्या घर्षण है, जिसपे कोई घर्षण लग नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं लग रहा है, वो क्या है, वो 5 किलोग्राम का है। और क्या जो 5 केजी का है, ठीक है, 5 केजी का है। और क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रहा है, इसका जो स्पीड है या वेलोसिटी है क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या हो, इसका क्या पूछा जा रहा है, इसका बल पूछा जा रहा है, इस पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए पहली बात तो फ्रिक्शन जब हो नहीं रहा तो फोर्स की कोई बात ही नहीं होता। फोर्स वहां पे लगेगा जब कहीं भी हम कोई भी काम करेंगे, हमारे ऊपर बल तब लगता है जब कोई हम क्या करें, फ्रिक्शन जहां पे रहेगा, बिना जहां फ्रिक्शन नहीं रहेगा क्या होगा, वहां पे फोर्स नहीं लगेगी। जैसे समझिए ये जब गिर रहा है तो क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई स्पीड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा होगा। अगर फ्री मूव करेगा तो क्या होगा, 0 न्यूटन का बल आ जाएगा, कोई मूव, क्योंकि यहाँ क्या फ्रिक्शन, घर्षण रहित क्षैतिज क्षेत्र है। जो क्षैतिज क्षेत्र है, क्षैतिज क्षेत्र जो है उस पर कोई घर्षण नहीं है। चलिए, तो उस पर कोई बल काम नहीं करेगा। देखिए ये फ्रिक्शन के बारे में बताया गया। फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा जो क्या होगा, जो कांटेक्ट करेगा कोई किसी चीज से, वहां पे फ्रिक्शन पाया जाएगा। फ्रिक्शन किधर पाएगा, जिधर कोई वस्तु जा रहा है उसके अपोजिट क्या होगा, फ्रिक्शन। देखिए वस्तु यहाँ इधर जा रहा है, फोर्स इधर ये फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स क्या हो, इधर फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा इसके जस्ट अपोजिट, जो मोशन जिधर होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन 3 प्रकार का होता है। जो मोशन होता है, ये देखिए एक तो स्टैटिक से होता है, स्लाइडिंग होता है, एक रोटेटरी होती है। ये क्या होती है, ये एक बिंदु पे रोटेट करती है, ये क्या होगा, किसी चीज पे स्लाइड करेगी। और एक क्या होगा, स्टैटिक्स, कोई चीज ऐसे रखा रहेगा। ये 3 तरह का क्या होता है, फ्रिक्शन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारी सामान ढोने वाले कुलियों के पास सदैव एक लंबा कपड़ा होता है। अपने सिर पर भार ढोने से पहले वह क्या करते हैं, वह कपड़े को गोल चपटी के आकार पर, चकती के आकार में मोड़ते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, अपने सिर पर रखते हैं। ऐसा करने से क्या करते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, वो क्या करते हैं, जो कुली होते हैं, देखिए जब सामान वो ढोते हैं तो क्या करते हैं, वो जब सामान ढोने जाते हैं तो क्या करते हैं, सामान रखने से पहले अपने सर में क्या करते हैं, कपड़ा बांध लेते हैं। कपड़ा बांध के वो क्यों कपड़ा बांधते हैं, यही चीज पूछा जा रहा है। अपने सिर पे सामान क्या करता है, अपने सिर के साथ सामान के भार के संपर्क क्षेत्र को घटाते हैं। क्या संपर्क क्षेत्र को घटाते हैं, सिर पर लंबे सामान के भार पे लगने वाले बल को कम करते हैं। और क्या कह रहा है, सामान के प्ररोध को कम करते हैं, अपने सिर को संभावित चोट से बचाते हैं। क्या करते हैं, चलिए आंसर करिए। चलिए आंसर करिए। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए जो प्रेशर होता है, ये फोर्स अपॉन एरिया की क्या होता है, इसका सूत्र होता है। प्रेशर बराबर क्या होगा, जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, ये बल अपॉन क्षेत्रफल क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए अगर वो पगड़ी क्यों बांध रहा है, ताकि उस पर क्या हो, दाब जो है कम हो जाए। जो वो सामान ले रहा है उस पर क्या हो, दाब कम लगे। क्यों, वो क्या करेगा, दाब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया अगर वो अपने सर का एरिया बढ़ा लेगा तो क्या होगा, उस पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अगर सर एरिया देखिए, अगर हम कोई वस्तु यहाँ पे रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा जगह होगा जो क्या कंटेक्ट, हमारे कंटेक्ट में, हमारे सामान के कंटेक्ट पे रहेगा, तो क्या करेगा, एरिया क्या होगा, एरिया बहुत कम होगा तो इस पर क्या प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्या होगा, अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो एरिया को बढ़ा लो, प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए अपने आप। तो ये क्या करना चाहता है, अपने सिर के साथ सामान के भार के संपर्क में क्षेत्रफल को बढ़ाता है। क्या करता है, क्षेत्रफल को बढ़ा लेता ताकि वो क्या हो, उसके सर पे जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाए। सिर पर लंबे सामान के भार के लगने से लगने वाले बल को कम करता है। क्या ऐसा करता है, बल से कम, बल कम ही नहीं, क्या 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 प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बल कहाँ से कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये क्या प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ये दोनों सब क्या है, गलत है। हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाए। क्यों ऐसा करता है, ताकि एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से तीन धातुओं का एक समूह चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो क्या हो, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए आंसर करिए। जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हो, ऐसे ऑप्शन को चुनिए जो क्या करे, मुक्त फ्री स्टेज में पाई जाती हो। तो वो क्या होगा, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वही क्या होगा, फ्री। जो हाईली रिएक्टिव होगा तो वो क्या होगा, वो किसी न किसी के साथ क्या कर रिएक्शन करके क्या होगा, वो फ्री कहाँ रहेगा, वो तो किसी न किसी के साथ मिल जाएगा, वो क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। तो हमको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या हो, सबसे नीचे हो, और जिसका रिएक्शन की दर बहुत कम हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्री अवस्था में पाया जा सकता है। चलिए, एल्युमिनियम कॉपर सिल्वर है, गोल्ड आयरन सिल्वर है, कॉपर गोल्ड आयरन है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम है। देखिए रिएक्टिविटी आर्डर में आप सबसे नीचे क्या करेंगे, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम को देखते हैं, क्या होता है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। देखिए रिएक्टिविटी आर्डर यहाँ लगा है, देखिए ये है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सबसे नीचे रिएक्टिविटी आर्डर में क्या होता है, इसका सबसे कम इसका रिएक्शन करने का दर क्या होता है, बहुत कम होता है, जबकि ये ऊपर वाले जो होते हैं क्या करते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम होता है ये क्या होता है, कम रिएक्टिव होंगे तो क्या होगा, ये फ्री रहेगा। चलिए यहां देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में संभावित अभिक्रिया को चुनिए। ऐसे चुनना है जो अभिक्रिया, जिसका अभिक्रिया हो जाए। क्या होगा, कॉपर इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्या जिंक आयरन के साथ कर लेगा, क्या आयरन क्या कॉपर के साथ कर लेगा, क्या जिंक क्या एल्युमिनियम के साथ। देखिए रिएक्टिविटी आर्डर सही है, कॉपर में क्या होगा, कॉपर रिएक्टिविटी आर्डर में कम है, देखिए, लेकिन एल्युमिनियम क्या है, ऊपर है। देखिए कॉपर जो हमारा है, कॉपर ये है, कॉपर ये है, और एल्युमिनियम ये है। तो क्या करेगा, कॉपर क्या एल्युमिनियम को हटा पाएगा, देखिए ये एल्युमिनियम का रिएक्शन, ये रिएक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि कॉपर क्या है, ये कम रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, तो ये रिएक्शन तो करने होगा नहीं। अब क्या आयरन क्या जिंक से क्या ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे देख लीजिए, जो जिंक है ये हमारा, देखिए जिंक यहाँ पे है, और आयरन कहाँ पे है, आयरन देखिए, आयरन ये नीचे है आयरन। तो क्या होगा, जिंक क्या करेगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन को क्या करेगा, रिप्लेस करके क्या करेगा, आयरन की जगह पे खुद को आ जाएगा। ये देखिए हमारा क्या होगा, आयरन को क्या, ये जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन क्या करेगा, हटा देगा, आयरन क्या करेगा, हटा देगा। देखिए क्योंकि जो आयरन है क्या है, ये नीचे है, और क्या है हमारा जो जिंक है ये ऊपर है, तो ये जिंक जो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन तो हो जाएगा। देखिए आयरन जो है क्या कॉपर को हटा देगा, जी हाँ, आयरन क्या है, कॉपर से, कॉपर देखिए नीचे है, आयरन कॉपर से ऊपर है, तो क्या ये कॉपर, आयरन क्या करेगा, कॉपर को भी क्या हटा देगा। जिंक क्या करेगा, एल्युमिनियम हटा पाएगा, जिंक देखिए नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है, तो एल्युमिनियम को जिंक नहीं हटा पाएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये देखिए जिंक है हमारा, देखिए जिंक यहाँ पे है, जिंक ये है, एल्युमिनियम ये है, जिंक एल्युमिनियम को हटा पाएगा, जी नहीं, एल्युमिनियम होता तो जिंक को हटा देता, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिंक एल्युमिनियम को, देखिए ये देखिए जिंक है, एल्युमिनियम को नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बी और सी वाला रिएक्शन होगा, जबकि ये क्या होगा, ये रिएक्शन, क्योंकि कॉपर क्या करेगा, एल्युमिनियम को नहीं हटा पाएगा, कॉपर नीचे होता है, एल्युमिनियम ज्यादा होता है, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा, लेकिन जबकि यहाँ पे क्या करेगा, जिंक आयरन को हटा देगा, जिंक की रिएक्टिविटी आर्डर में क्या ऊपर है, आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, क्योंकि कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है। यहाँ पे जिंक क्या करेगा, एल्युमिनियम को नहीं हटा पाएगा, एल्युमिनियम क्या है, कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी आर्डर में। तो चलिए हमारा बी और सी वाला क्या होगा, सही होगा, बी और सी, ये चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छात्र पहले नीले लिटमस पत्र
पर और फिर लाल लिटमस पत्र पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के एक एक बूंद क्या कर डालता है, वह देखता है कि ये क्या कर रहा है, जो छात्र क्या कर रहा है, नीले लिटमस पात्र पर, जो नीला लिटमस पेपर है वहां पे, और क्या कर रहा है, फिर लाल लिटमस पेपर क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर रहा है, एक एक बूंद करके डालता, तो वो देखता है, क्या देखता है, नीला लिटमस पेपर क्या है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। क्या ऐसा होगा, क्या नीला लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और लाल लिटमस पेपर क्या होगा, नीला हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पत्र रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा। देखिए ये NaOH ये क्या है, बेस है, क्या है, ये बेसिक नेचर का है। जब बेस क्या होता है, ये वाला बताए थे, बेस क्या करता है, ये बेस क्या करता है, कोई भी लिटमस पेपर हो वो क्या, बेस पहली बात तो क्या होता है, बीटर होता है, खट्टा होता है, ठीक है, और बेस कोई भी लिटमस पेपर हो वो हमेशा क्या करता है, ब्लू कर देता है। अब हमको ऐसा ढूंढना है, देखिए बेस क्या करेगा, अगर बेस क्या है, नीले लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो नीला का नीला रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि लाल वाले पे बेस पड़ेगा तो क्या होगा, लाल वाले को परिवर्तन करने के इसमें नीला में क्या कर देगा, नीला में। नीले लिटमस पेपर पर क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात तो सही है, क्योंकि ये क्या है, बेस है, बेस नीले लिटमस पेपर पर क्या कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, क्या करेगा, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये हमारा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला क्या कर रहा है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, क्या नीला लाल हो जाएगा, नीले को लाल नहीं होगा। ये क्या होता, अगर एसिड होता तो वो नीले लिटमस पेपर को क्या करता, लाल कर देता, और लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये तो दोनों उल्टा बोल रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, तो हमारा दूसरा ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये दोनों क्या गलत हो जाएंगे। चलिए ये देखिए यहां दिया भी है, जो हमारा देखिए, ये देखिए एसिड है, ये है बेस, ये बेस है। हम देखिए अगर एसिड और बेस में से क्या करेंगे, अगर कभी भी एसिड क्या करेगा, अगर लाल लिटमस पेपर यहां कहां है, कहीं भी, ये रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, जो बेस होता है वो क्या करता है, ब्लू कर देता है। जो बेस होता है ये क्या करता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, एक कोश की जीव है, सभी कार्य कर सकती हैं। नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। यूकैरियोटिक में एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होता है। चलिए आंसर करिए। इसमें कह रहा है प्रोकैरियोटिक डज नॉट हैव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, ये तो बात सही है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वहां पर न्यूक्लियस नहीं होता। ए सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है, अगर एक कोश क्या होता है तो वो सारे काम कर सकता है, जो क्या करता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सारे कार्य कर सकता है, जो क्या करता है, एक इंडिविजुअल करता है या एक ऑर्गेनिज्म करता है। ये भी सही हो गया, दो हमारा सही हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी आर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक। जी हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ये गलत हो जाएगा। यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे हम लोग क्या यूकैरियोटिक के हम लोगों के सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, होता है। तो हमारा ABC हो जाएगा, ABC पहला ही हो क्या, सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा क्या आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या होता है, ऐसे ही हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है या DNA होता है ऐसे पड़ा रहता है। ये क्या होता है, इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यहाँ क्या होता है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, आगे देखिए, अगला पढ़िए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए।
गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होता है। क्या गुणसूत्र होता है केंद्रक या न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये क्या क्या है, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस, ये तो सही हो गया। जीन गुणसूत्रों में स्थित होता है, जीन क्या होता है गुणसूत्रों में स्थित होता है, ये भी सही हो गया। एक कोशिकीय जीव श्वसन करते हैं और प्रजनन करते हैं। जी हाँ, एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं, श्वसन भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों का प्रवेश और निकास का नियंत्रण है। कोशिका झिल्ली का क्या है, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, चलिए बताइए। ये हमारा गुणसूत्र का होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है, जिन गुणसूत्रों में स्थित होता है। एक कोश की जीव श्वसन और प्रजनन करते हैं। जी हाँ, चलिए चौथा, आप चौथा आंसर करिए। केंद्रिका दिया है, इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पकड़िए, न्यूक्लियोलस दिया है, न्यूक्लियस नहीं दिया है। ये देखिए गुणसूत्र केंद्रिका दिया है, न्यूक्लियोलस केंद्रक होता तो सही हो जाता, हमारा पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, जिन गुणसूत्र में होता है ये तो सही है, कोशिका में ये श्वसन ये भी सही है। और कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, मटेरियल का ट्रांसफर आदान प्रदान करता है, ये भी सही हो जाएगा, हमारा पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, बी सी एंड डी हो जाएगा। ठीक, ये है, यहाँ देखिए केंद्रिका दिया, न्यूक्लियोलस दिया है, न्यूक्लियस नहीं दिया। अगर न्यूक्लियस होता तो क्या होता, ये भी सही हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 3 परख नलियां ए, बी और सी में फिनेफ्थलीन का विलयन है। क्या है, फिनेफ्थलीन है। तनु ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 2-3 बूंदे और बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कह रहा है, 3 परख नली है। क्या हो रहा है, 3 परख नली है। ठीक है, जिसमें क्या है, फिनेफ्थलीन है, फिनेफ्थलीन भरा है इसमें। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए वाले में ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है ए वाले में क्या करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल दें। क्या डालें, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल देते हैं। बी में क्या करते हैं, HCl को डाल देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को डाल देते हैं एक में। और एक में क्या करते हैं, पानी को डाल देते हैं, वाटर को। ठीक, आसूत जल को। सी में क्या करते हैं, एक में क्या करते हैं, आसूत जल को डाल देते हैं। तो ये कहते हैं पर यदि आप प्रत्येक परख नली का विलयन का रंग देखते हैं तो आपको देखने में परख नली का विलयन कैसा होगा। ठीक है, ये पूछना है। क्या ए वाला रंगहीन होगा, बी गुलाबी होगा, सी क्या होगा, रंगहीन होगा। ए रंगहीन होगा, हरा या पीला होगा, सी कैसा होगा, रंगहीन होगा। ए रंगहीन होगा, बी रंगहीन होगा, सी कैसा होगा, रंग गुलाबी होगा। क्या ए क्या होगा, ए हरा होगा, गुलाबी होगा और गुलाबी होगा। चलिए आंसर करिए। ये एक ट्रिक आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे, अगले इसका जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो बताए थे। बीपी बताए थे। जो बेस होता है, बी का मतलब क्या है, बेस होता है, ये फिनेफ्थलीन को क्या करता है, पिंक कर देता है। क्या करता है, पिंक करता है। जो बेस होता है, बेस क्या करता है, फिनेफ्थलीन को क्या करता है, पिंक कर देता है। ये बीपी बताए थे क्या होता है, जब फिनेफ्थलीन बीपी से आप लोगों को याद रखिए, जो बेस होता है ये क्या करता है, फिनेफ्थलीन क्या करता है, पिंक कर देता है। और जो होती है वो क्या होता है, कलरलेस होती हैं और किसी का कोई योगदान नहीं होता, सिर्फ क्या करता है, बेस जो होता है। तो इसमें से ये देखिए हमारा क्या होगा, ये बेस जो रहेगा, बेस क्या करेगा, पिंक कर देगा। मतलब बेस वाला किस में है, बी में है। बी वाला क्या होगा, पिंक कलर होगा। और ए और बी पे क्या होगा, वो रंगहीन होगा। हमारा अभी ऐसा ऑप्शन है जो बी में क्या हो, गुलाबी हो। ये गुलाबी है, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात कि नहीं। जो फिनेफ्थलीन होता है ये एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, न्यूट्रल के साथ भी कोई कलर नहीं देता, लेकिन ये जो बेस होता है ये फिनेफ्थलीन के साथ क्या करता है, पिंक कलर देता है। बेस क्या करता है, फिनेफ्थलीन के साथ पिंक कलर देता है। और जो न्यूट्रल हो या एसिड होगा उसके साथ क्या होगा, कलरलेस रहता है, रंगहीन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, विज्ञान को
विज्ञान को प्रश्न करना, अन्वेषण कार्य और जांच करना माना जाता है। विज्ञान को क्या करता है? प्रश्न करना, अन्वेषण कार्य और जांच करना माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विज्ञान के शिक्षण में दीपिका द्वारा की गई इन मानदंडों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ये क्या कह रहा है? जो विज्ञान है इसमें क्या होता है? प्रश्न करना, अन्वेषण खोज करना, कार्य करना, जांच करना, ये सब की जाती है। लेकिन एक दीपिका है जो कौन सी गतिविधि करें कि दीपिका द्वारा क्या हो, विज्ञान के शिक्षण में दीपिका द्वारा क्या की गई मानदंडों को पूरा करे, इन सब मानदंडों को पूरा करे। ऐसा कौन सा काम करे जो इन सब मानदंड, क्या प्रश्न पूछना, अन्वेषण कार्य, जांच करना, ये सब क्या हो उसमें सम्मिलित हो जाए। दीपिका जो एक शिक्षिका हैं या टीचर्स हैं वो क्या करें, कौन सा काम करें कि जिसमें क्या करें, विज्ञान की ये प्रश्न पूछना, अन्वेषण करना, कार्य करना, जांच करना, ये क्या हो शामिल हो जाए। कौन सा काम करें? क्या यह सूक्ष्म जीवों पर यूनिट परीक्षण करें? क्या जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका परीक्षण करें? क्या आम बीमारियों पर एक समूह चर्चा करें? क्या जो आम बीमारी होगा तो उसको समूह चर्चा करें? देखिए इसको समझते चलते हैं। जो सूक्ष्म जीव का होगा उस पर यूनिट परीक्षण, उसमें उस पर क्या होगा, किसी एक सूक्ष्म जीव क्या करें, परीक्षण करें, तो उसमें प्रश्न पूछने की कोई बात रह नहीं जाएगी, अन्वेषण की खोज की भी कोई बात नहीं रह जाएगी, कार्य तो होगी, जांच भी होगी, लेकिन क्या है ये दोनों फॉलो नहीं करेगा। अगर क्या करेगा, बीमारी पर एक समूह का चर्चा करने से क्या होगी, उसकी एक्टिविटी में थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन वह क्या करेगा, प्रश्न पूछने का तो काम हो जाएगा लेकिन खोज वहां पे नहीं हो पाएगा। प्रश्न पूछने में क्या होगा, अगर बीमारियों क्या होगा, एक समूह बना के चर्चा करेगा तो क्या कोई कार्य विशेष तो होगा नहीं, ना तो जांच होगा। सिर्फ क्या होगा, प्रश्न पूछने से क्या होगा, अपना वार्तालाप करेंगे, क्या होगा, क्वेश्चन आंसर, उसका क्या होगा, बातों का आचार विचार का एक दूसरे से ट्रांसफर होगा, बस और क्या होगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, पर्यावरण के मुद्दों पर एक वाद विवाद, क्या पर्यावरण की चर्चा किया जाए। ऐसा होने से क्या होगा, ये क्या अन्वेषण होगा या खोज होगा, पर्यावरण के विषय क्या वाद विवाद कराया जाए, डिबेट कराया जाए तो क्या होगा, ये अन्वेषण खोज होगी, कोई खोज नहीं होगी, प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं पूछा, प्रश्न वाद विवाद में प्रश्न पूछा जा सकता है लेकिन कोई कार्य भी नहीं होगी, ना तो हम कोई जांच करेंगे। ठीक है, वाद विवाद अगला वाला कुछ कहेगा, हम कुछ कहेंगे, या टीचर कुछ कहेगा, कुछ बच्चा कहेगा, या ग्रुप बनाएंगे, कुछ बच्चे इधर से कहेंगे, कुछ उधर से कहेंगे। वाद विवाद में क्या होगा, कोई ऐसा चीज नहीं होगा जिसमें अन्वेषण नहीं होगा, प्रश्न पूछना तो हो जाएगा, कार्य नहीं होगा, ना तो कोई जांच होगी। लेकिन देखिए अगर प्रोजेक्ट कार्य किसी को दिया जाए, ध्वनि की प्रकृति पर प्रोजेक्ट कार्य में क्या होता है, बच्चा जाएगा, जैसे ये रिसर्च कोई करता है या प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले उसको कार्य दिया जाएगा तो वो जाएगा, जिस उसको कोई प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखिए ध्वनि की प्रकृति का प्रोजेक्ट दिया गया है, ध्वनि के बारे में कहीं पे जाएगा, उस पर कार्य करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन करेगा कि ये क्या होता है, इस पे ध्वनि क्या होती है, ये सब क्या होती है, तो उस पर क्या करेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, खोजेगा। उसको प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट इसीलिए दिया जाता है ना, उसमें क्या करे, बच्चा कुछ ना कुछ क्या करे, कोई ना कोई बात उसमें से निष्कर्ष निकाले, तो कार्य भी करेगा, वहां पे जाएगा तो उसको प्रोजेक्ट कोई अगर अन्वेषण या खोज रहा है तो क्या कर रहा है, कोई कार्य करेगा, वहां जांचेगा भी, ये जो हम कार्य करें ये सही है कि नहीं है, आवृत्ति ध्वनि के बारे में, तो क्या हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इससे लागू होने वाली विधि के संदर्भ में दूसरे से भिन्न है। ऐसे समूह का हमको क्या करना है, चयन करना जो क्या है, इस ऑप्शन में से, इन चारों में से एक भिन्न है और से। ठीक है, क्या वैद्युत स्थित बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। इसमें देखिए एक कांटेक्ट फोर्स होता है, एक क्या होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, एक क्या होता है नॉन कांटेक्ट। इसमें यही पूछा गया है। इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक। ये देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसको क्या होता है, बिना छुए भी क्या करता है, इसमें फोर्स लगता है। जिससे समझिए गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, या हम इसको रब कर दे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, या क्या हम मैग्नेट में क्या करता है, क्या टच करता है, ये क्या कांटेक्ट करता है। अब क्या लोहे को क्या थोड़ा सा दूर रहता है, मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है, क्या टच करते हैं, नहीं। ये लेकिन फ्रिक्शनल क्या होता है, ये कहीं पे जहां कोई टच रहेगा वहां पे फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या भिन्न है इन सब से। ठीक है, तुम्हारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है, ये देखिए कांटेक्ट फोर्स है,
जिसमें क्या करें, दो बच्चे क्या करें, किसी ब्लॉक को घसीट रहे हैं, ठीक है। ये देखिए नॉन कांटेक्ट में क्या, ये बाल फेंका और क्या बाल अपने आप क्या नीचे गिर रहा है, ठीक, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देखिए ये क्या, ये जो है ये नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के तो कारण, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के, हम पेन को क्या करें बाल में रगड़ेंगे और कागज के टुकड़े को क्या करें आकर्षित कर लेगा। मैग्नेट भी क्या करता है, ये भी क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं, आगे समझते हैं। हस्त गतिविधियों और परियोजना पर विज्ञान अधिनियम का एक अभिन्न अंग है। क्या कह रहा है, हस्त गतिविधि जो होता है और परियोजना पर विज्ञान क्या है, अधिगम का एक अभिन्न अंग है। ये सीखने के लिए, सीखने के अनुभव मुख्य रूप से क्या लक्षित करते हैं। ये जो सीखा जा रहा है विज्ञान के बारे में, हस्त गतिविधि या जो हमारा परियोजना है, तो इसमें क्या, इसका क्या अनुभव होगा, मुख्य रूप से कौन सा, इसमें बच्चा जो सीख रहा है कौन सा अनुभव करे। क्या व्यवहारिक कौशल पर छात्रों का आकलन करना, क्या होगा छात्रों को हर समय व्यस्त रखना, क्या प्रयोगशाला का अनुशासन बनाए रखना, विस्तारित शिक्षा के लिए छात्रों का अवसर प्रदान करना। चलिए बताइए, आंसर करिए। देखिए यहाँ तो प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्रों को हर समय व्यस्त रखने के लिए ऐसा कराते हैं क्या, प्रोजेक्ट या कोई एक्टिविटी कराते हैं क्या व्यस्त रखने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। व्यवहारिक कौशल पर छात्रों का आकलन, क्या आकलन करने के लिए ऐसे करते हैं हम, जैसे कोई असाइनमेंट या कोई गतिविधि करा रहे हैं या कोई बच्चे को असाइनमेंट दे दिए हैं, तो क्या उसका क्या सिर्फ आकलन करने के लिए करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हस्त गतिविधि दिया है तो हम बच्चे को क्या करते हैं, अवसर प्रदान करते, क्या करते हैं, विस्तारित शिक्षा के लिए छात्रों को क्या करते हैं, अवसर प्रदान करना। ये हमारा क्या होगा, सही होगा चौथा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए पार्ट ए पार्ट बी को मिलान करना है, इसमें से कौन सा क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी में इसमें से हमको कौन सा मैच करना है। देखिए इसमें देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के लिए, मतलब स्टेमेन के लिए और पिस्टिल के लिए क्या सही है। क्या एंथर और फिलामेंट क्या होते हैं, क्या ये मेल का पार्ट है, एंथर तो मान लीजिए है, फिलामेंट भी है, लेकिन फीमेल की तरफ चलते हैं। ओरी स्टिग्मा स्टाइल, ओरी स्टिग्मा और स्टाइल, ये भी तो सही है, ये सही है। फिलामेंट और एंथर ये सही है। एंथर पेटल ये गलत हो जाएगा, पेटल नहीं होता, ये तो हरा वाला पार्ट पेटल है। एंथर ये तो मेल का पार्ट हो गया। सेपल ये तो हरा वाला है, ये एक कलर वाला है। स्टिग्मा हो गया, ये तो फीमेल का है। स्टिग्मा क्या होता है, ये फीमेल का है। ओवरी भी फीमेल का है, तो हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला ही ए का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, समझाया तो है नहीं आप लोगों को। देखिए क्या होता है, फ्लावर होता है, जो फ्लावर में देखिए, ये देखिए ऐसे इस तरफ होता है, ये हमारा क्या होता है, पिस्टिल होती है, पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल होती है। पिस्टिल में क्या होती है, ये हमारा कलर वाला होता है और यहीं पे क्या होता है, हरा हरा कुछ होता है, ठीक है। ये हरा वाला क्या होता है, सेपल होता है, और ये जो कलर वाला होता है ये क्या होता है, पेटल होता है। लेकिन जो यहाँ पे पिस्टिल होता है सिर्फ यही होता है, इसमें ओरी रहता है, और ये होता है स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा होता है। जहाँ पे क्या होता है, पोलर ग्रेन आता है, ये स्टाइल होता है और ओवरी होता है। तो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी हमारा ये हो गया, हमारा पिस्टिल हो गया। और इसी में देखिए ऐसे एंथर लगे रहते हैं, ये क्या होता है, ऐसे लगे रहते हैं, जिसमें क्या होता है एंथर, ये देखिए फिलामेंट होता है हमारा, ये हमारा जो होता है फिलामेंट होता है, और ये वाला जो होता है ये ऐसे लगा रहता है गोला सा, ये क्या होता है, एंथर हो जाता है, ठीक है। स्टेमेन का, ये स्टेमेन का पार्ट हो गया और ये पिस्टिल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, टैडपोल का कायांतरण संभव नहीं है यदि जिस जल में बढ़ रहे उसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं हो। इसमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो नहीं रहेगा, तो टैडपोल में क्या होगा, कायांतरण, या क्या बोलते हैं इसको, कायांतरण नहीं होगा। टैडपोल का जो मेटामार्फोसिस होता है, मेटामार्फोसिस कब नहीं होगा, इसमें से क्या होगा। देखिए मेटामार्फोसिस के लिए क्या चाहिए, मेटामार्फोसिस में हमको क्या होता है, जो मेटामार्फोसिस में हमको आयोडीन चाहिए होता है, क्या होना चाहिए, आयोडीन, आयोडीन चाहिए, ठीक। मेटामार्फोसिस में क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ देखिए दिया भी है, मेटामार्फोसिस में क्या होता है,
थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसके लिए क्या होता है, आयोडीन चाहिए, और आयोडीन अगर नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। ठीक है, आयोडीन क्यों चाहिए, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस के लिए आयोडीन क्या जरूर है, क्योंकि वो क्या करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस में मेटामॉर्फोसिस कराएगा। कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो क्या करते हैं हम लोगों के यहाँ क्या होता है, ये थायराइड हार्मोन ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड से क्या थायरॉक्सिन निकलता है, जिसमें क्या होता है, अगर थायराइड में क्या हम लोगों के अंदर आयोडीन कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, यहाँ क्या होता है, घेंगा हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो थायराइड हार्मोन के कारण होता है। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, आयोडीन नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। देखिए अगला, देखिए ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें हमको क्या करना है, मैच कराना है। ए बी सी डी 4 क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ए देखिए, ए दिया है ये हमारा, ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तो ऐसे दिया है, ये जो ए इसके पास दिखाया गया है, बी दिखाया गया है, ऐसे ऐसे कुछ बना है, बी दिखाया गया है, और ये न्यूक्लियस बीच में है, इसको सी दिखाया गया और डी दिखाया गया है। चलिए बताइए क्या है। देखिए ऐसे में मैच करा लीजिए, जो सी है, सी में क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, सी न्यूक्लियस। सी में देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ए जो है, ए हमारा देखिए कहाँ है, सी न्यूक्लियस हो गया, ए देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सबसे पहले ही लगा है ए सेल मेम्ब्रेन, तो सेल वाल है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये एनिमल सेल है, क्या है, ये जंतु कोशिका दिया गया है, तो सेल वाल तो होगा नहीं, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड भी नहीं होगा, एनिमल सेल है तो प्लास्टिड भी नहीं होगा, वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, माइट्रोकांड्रिया होगा, सेल वाल यहाँ भी है, तो हमारा क्या बी वाला सही है। देखिए यहाँ एनिमल सेल की बात की गई है, तो सेल वाल क्या होगा, प्लांट सेल में होगा, पहला कट गया, और बी में देखिए सेल मेम्ब्रेन दिया है, वैक्यूल्स दिया है, न्यूक्लियस दिया है, साइटोप्लाज्म तो सही है, तो सेल मेम्ब्रेन तो पाया जाएगा, लेकिन प्लास्टिड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे, प्लांट में पाया जाएगा, और यहाँ पे देखिए सेल वाल फिर दे दिया है, तो हमारा बी है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा एनिमल सेल, ये देखिए ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है, इसमें देखिए ये देखिए सेल वाल है, प्लांट एनिमल सेल दिया, गलत है, सेल वाल एक में पाया था, दोनों में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ये प्लांट सेल हमारा है, ठीक है, यहाँ माइटोकांड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या होगा, ये हमारा प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ये सेल वाल नहीं होगा, माइटोकांड्रिया है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेंट्रियोल है, इसको पहचाना सकते हैं सेंट्रियोल से, ये एनिमल सेल में सेंट्रियोल दिखेगा, जबकि यहाँ प्लांट सेल में क्या, क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, प्लास्टिड्स दिखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस दोनों में दिखेगा, माइटोकांड्रिया दोनों में दिखेगा, यहाँ पे एक अलग सेल वाल दिखेगा, ये सेल वाल दिख रहा है, यहाँ कोई सेल वाल नहीं होता है, यहाँ पे क्या, दोनों पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों पे होगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों पे होगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों पे होगा, ये यहाँ पे लगना चाहिए, वहाँ पे लग गया गलती से, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह, वंदना को 8वीं कक्षा के छात्र द्वारा विज्ञापन के प्रक्रिया कौशल के अधिग्रहण पर अधिगम ध्यान केंद्रित करने में रुचि है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि का संयोजन उससे सूक्ष्म जीव विषय को पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। क्या कह रहा है, वंदना क्या है, कक्षा 8 कक्षा की छात्रा है, जो क्या कर रही है, विज्ञान की प्रक्रिया कौशल के अधिग्रहण पर अधिक ध्यान देने की रुचि है, इसमें ध्यान केंद्रित करने में रुचि है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि का संयोजन उसे सूक्ष्म जीव के बारे में कह रहा है, सूक्ष्म जीव विषय को पढ़ाने के लिए उपयोग में लाना जाएगा। चलिए इसका आंसर करिए, क्या करें, दत्त कार्य दे, क्या गृह कार्य दे, गृह कार्य से तो कोई मतलब नहीं, सूक्ष्म उसका समायोजन करने में, ध्यान केंद्रित करने में विज्ञान के लिए, गृह कार्य से कोई है क्या असाइनमेंट देने के लिए कह रही है, प्रश्न उत्तर, ये क्या परियोजना, ये देखिए परियोजना है, और सह प्रयोगशाला, ये तो सही हो जाएगा हमें लग रहा है। देखिए होमवर्क लिए भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी होमवर्क दे दिया गया है, 2 ये होमवर्क और 3 ये यहाँ पे क्या गया, ये तो हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा, और लेबोरेटरी मेथड में क्या करेगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, सूक्ष्म जीव के बारे में आराम से क्या करेगी, अध्ययन करने में उसकी रुचि होगी, ठीक है। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्या वर्षा मापक, ताप मापक, या
वायुमंडलीय दाब या समुद्री स्तर, ये तो बहुत सरल, बताइए। चलिए बैरोमीटर का हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर मापने के लिए वायुमंडलीय जो दाब होता है और किसमें नापते हैं, पास्कल में। किसमें, पास्कल में। वायुमंडलीय दाब को हम किसमें नापते हैं, पास्कल में नापते हैं। और बैरोमीटर का यूज किया था, किसका, बैरोमीटर का। ठीक, चलिए 25 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्र में गेहूं और चना जैसे अनाज उगाए जाते हैं, इस क्षेत्र की मृदा कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में क्या गेहूं और चना उगाया जा रहा है, उस क्षेत्र की जो मिट्टी है कैसी होगी, बताइए। चलिए क्या लोमी होगा और सैंडी होगा, क्या बलुई होनी चाहिए, दुमती होनी चाहिए, दुमती तो होनी चाहिए, हाँ लोमी होनी चाहिए ना, हाँ दुमती होनी चाहिए, सैंडी नहीं होनी चाहिए, क्ले होनी चाहिए, मृतिकावत होना चाहिए, क्ले होनी चाहिए। ठीक है, बॉस सैंडी एंड क्ले होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारी, क्या क्ले होनी चाहिए और लोमी होनी चाहिए, क्या दुमती मिट्टी होनी चाहिए और मृदा क्या है, क्ले होना चाहिए, सिल्ट होना चाहिए। ठीक, चलिए चौथा हो गया 25 का चौथा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए दिया भी है, क्ले मिट्टी में क्या क्या उगाया जाता है, लोमी मिट्टी में क्या उगाया जाता है, सैंडी एंड लोमी मिट्टी में क्या उगाया जाता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये वीट ग्राम कहाँ पे, क्ले मिट्टी में, लोमी में क्या करते हैं, ये सब दिया गया है, इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये तो पता ही नहीं चल रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम 3/4 जल से भरे बीकर में मुट्ठी भर बगीचे की मिट्टी डालें, ये क्या कह रहा है, एक बीकर है जिसमें हम क्या करें, मुट्ठी भर बगीचे का मिट्टी डालें। ठीक है, 3/4 क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, क्या हो, 3/4 जल होना चाहिए। मृदा को घोलने के लिए सामग्री को एक घड़ी में विलोडित किया जाता है, क्या करते हैं, विलोडित करते हैं, और फिर इसे कुछ समय के लिए क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। हमें अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, इन परतों में ऊपर की ओर क्या दिखाएगा, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे क्या दिखाई देगी, ये क्या कह रहा है, एक क्या करे, बीकर ले और बीकर में क्या करे, बगीचे का मिट्टी लाके डाल दें, उसमें 3/4 क्या करे, पानी डाल दें, 3/4 क्या करे, पानी डाल के उसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं, विलोडित कर लेते हैं, और उसको उसके बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ देने पे उसमें, छोड़ने के बाद उस पर कुछ परत दिखाई देती है, तो वो पूछ रहा है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ जो परत है उसमें क्या क्या, कौन सा कहाँ बैठा होगा, कहाँ एडजस्ट हुआ होगा। क्या सबसे नीचे बाजरी होगी, मृतिका होगा, उसके बालू होगा, खाद होगा, जल होगा। क्या सबसे नीचे बालू होगा, बाजरी होगी, मृतिका होगा, जल होगा, खाद होगा। क्या सबसे नीचे मृतिका होगा, बालू होगा, बाजरी होगा, जल होगा, खाद होगा। और क्या बाजरी, बालू, मृतिका, जल और खाद होगा। देखिए सबसे ऊपर क्या होगा, आप लोग सबसे पहले ये सोचिए, सबसे ऊपर जो होता है, देखिए सबसे ऊपर क्या होगा, खाद पाई जाएगी, क्या होगा, खाद होगा, ये हो जाएगा और ये, तो ये जल वाला दोनों काट देंगे। ठीक है, उसके बाद खाद के पहले क्या होगा, जल होगा, खाद वाला ये तो काट गया, खाद के पहले क्या होगा, जल होगा, दोनों ये सही है। उसके बाद मृतिका होगा, ये भी सही है। देखिए अब ये देखिए सबसे नीचे बजरी होगा या बालू होगा, आप लोग चलिए इसको करिए। देखिए बालू से जो बाजरी होती है, जो देखिए मोटी वाली बालू होती है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाजरी बोलते हैं, ग्रेवल्स बोलते हैं, वो नीचे सबसे होगा। उसके ऊपर थोड़ा जो पतला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महीन वाली, वो बालू होगी। ठीक है, तो सबसे हमारा चौथा हो जाएगा, सबसे नीचे ग्रेवल होगा, उसका सैंड होगा, क्ले होगा, वाटर होगा, ह्यूमस। ह्यूमस जो खाद होगा सबसे ऊपर, वो क्या होगा, फ्लोट करता रहेगा, जल के ऊपर होगा। ठीक है, चलिए चौथा हो गया, ये देखिए दिया है, सबसे नीचे क्या होगा, ग्रेवल होगा, सैंड होगा, क्ले होगा, वाटर होगा, और क्या होगा, ह्यूमस होगा। ह्यूमस सबसे ऊपर होगा और ग्रेवल क्या होगा, सबसे नीचे होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 27 पढ़ते हैं, ईंधन का उष्मीयमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, ईंधन को किस इकाई में मापा जाता है। चलिए उष्मीयमान बताना, उष्मीयमान को हमको क्या करना है, वैल्यू किसका, फ्यूल का, किसमें मापा जाता है, कैलोरी वैल्यू बोल रहा है, जो फ्यूल का कैलोरी वैल्यू होता है वो किस यूनिट में मापी जाती है। चलिए आंसर करिए।
क्या होती है कैलोरी मान, ये क्या होता है किलो जूल पर किलोग्राम में नापते हैं। क्या करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम में। देखिए यहाँ पे दिया भी है, ये देखिए ये दिया है कैलोरी वैल्यू को हम क्या करते हैं हीट अपान केजी होता है, तो हीट का क्या होता है किलो जूल होता है और ग्राम का केजी क्या होता है केजी। ठीक है, केजी में हम नापते हैं तो क्या हो जाएगा किलो जूल पर केजी। क्या हो जाएगा किलो जूल इसका हो जाएगा, उसका केजी है तो किलो जूल पर केजी। देखिए यहाँ लिखा है क्या लिखा है किलो जूल पर केजी। ठीक, चौथा देखिए यहाँ पे क्या कैलोरी वैल्यू भी दिया गया है, गोबर डंग का दिया गया, वुड का, कोयले का, पेट्रोल का, केरोसिन का, डीजल का, मीथेन का, सीएनजी का, और क्या किया है एलपीजी का और बायोगैस का, उसके नीचे हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, तो सबसे देखिए सबसे कम जो होता है गोबर का होता है, डंग का होता है, कहाँ से कहा 6000 से 8000 किलो कैलोरी पर जूल होता है, किलो जूल पर किलो होता है। ठीक है, वुड होता है, उसके बाद कोयला होता है, उसके बाद पेट्रोल होता है, तब पेट्रोल के बाद केरोसिन होता है। ये देखिए ये तीन का सेम होता है, पेट्रोल केरोसिन और डीजल, इन तीनों का क्या एक कैलोरी वैल्यू क्या होता है सेम होता है। मीथेन का उससे सब ज़्यादा क्या होता है हाइड्रोजन को होता है। ये देखिए यहाँ पे बायोगैस है, बायोगैस को इधर लाना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, बायोगैस का देखिए सब ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद एलपीजी होता है, उसके बाद सीएनजी होता है। तो क्या होता है हाइड्रोजन को होता है, हाइड्रोजन के बाद एलपीजी का होता है, उसके बाद क्या होता है सीएनजी का होता है, उसके बाद सीएनजी के बाद मीथेन का आता है, सीएनजी के बाद क्या आएगा मीथेन आएगा, और मीथेन के बाद क्या होता है ये पेट्रोल केरोसिन डीजल। सबसे पहला क्या होगा हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन के बाद किसका एलपीजी का आता है, एलपीजी के बाद किसका आता है नीचे ऊपर चलते हैं सबसे किसका होता है हाइड्रोजन का होता है, एलपीजी का होता है, सीएनजी का होता है, सीएनजी के बाद क्या होता है मीथेन का होता है। जो क्या करते हैं हम मीथेन का यूज करते हैं ना आजकल, वो जो सीएनजी वाली गाड़ी चलती है सीएनजी में। ठीक है, मीथेन होता है, मीथेन के बाद तब क्या आता है पेट्रोल डीजल और केरोसिन का इन का सेम होता है। उसके बाद क्या होता है बायोगैस आ जाता है, बायोगैस के बाद तब क्या होता है हमारा कोल लूड और कोयले का, उसके बाद होता है उसके बाद क्या होता है लकड़ी का, उसके बाद गोबर डंग का। ठीक है, गोबर या डंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए ये स्ट्रक्चर दिया है, इसमें क्या 3 परत बनी है, ए बी सी लिखा है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट दिए गए, इसको समझते हैं। नीचे दिया गया आयताकार जल पात्र में भारी एक द्रव से भरा हुआ है। क्या है ये द्रव से भरा हुआ है, तो इसमें क्या गया द्रव दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का चयन कीजिए। इसमें ये बताना है कि इसमें किसका क्या है प्रेशर ज्यादा है, किसका कम है, किसका कम है, इसको सीरीज बताना है किसका। नीचे दिए गया एक आयताकार पात्र में जल भरा है, एक द्रव्य से भरा हुआ है। क्या है ये जो क्या है द्रव से भरा हुआ है, तो इसमें हमको प्रेशर बताना है, किसका प्रेशर किससे कम होगा, किससे ज्यादा। प्रेशर ए बराबर प्रेशर बी, क्या है इस तीनों का प्रेशर सेम होगा। मान लीजिए पानी रखा है यहाँ पे 3 सामान रखा है, तो किस पे कैसा प्रेशर पड़ेगा, कि तीनों पे प्रेशर सेम होगा। क्या प्रेशर ए है ज्यादा होगा, प्रेशर बी उससे कम होगा, प्रेशर सी सबसे कम होगा। क्या प्रेशर सी पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, क्या बी पे उससे कम, और दोनों बराबर होंगे, ऐसा होगा। देखिए जो सी है इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, सी पे क्या होगा सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, उसके बाद क्या होगा प्रेशर इस पे बी पे होगा, उसके बाद क्या होगा ए पे सबसे कम प्रेशर होगा। तो चौथा वाला क्या होगा सही हो जाएगा 28। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। अमीबा के स्यूडोपोडिया का उपयोग किसके लिए करता है। अमीबा जो होता है, अमीबा का जो ये फूट निकले तो स्यूडोपोडिया बोला था। स्यूडोपोडिया क्यों करता है, केवल भोजन के लिए, केवल भोजन को अधिग्रह करना, केवल गति के लिए, गति और भोजन को अधिग्रहित करना। चलिए आंसर करिए। ये क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा। जो हमारा ये होता है तो अमीबा होता है, मान लीजिए यहाँ कोई भोजन है, अब क्या करेगा अमीबा का ये स्यूडोपोडिया इधर से बढ़ेगा और भोजन क्या करता है। समझिए ये हमारा मान लीजिए ये स्यूडोपोडिया अमीबा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्या करेगा अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से स्यूडोपोडिया क्या करेगा बढ़ाना शुरू करेगा, और स्यूडोपोडिया को बढ़ाएगा और ये क्या करेगा ऐसे कर लेगा, और इधर से ये स्यूडोपोडिया बढ़ेगा, दोनों क्या करेगा बाद में दोनों क्या करेंगे इसको अंदर कर लेंगे, इसको इधर से ये स्यूडोपोडिया बढ़ेगा और ये धीरे धीरे ये दोनों मिल जाएंगे और ये क्या होगा भोजन अंदर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये क्या अब अभी तक ये अमीबा यहाँ था और अब ये लुढ़क के क्या आगे पहुँच जाएगा, तो ये क्या करता है चलने में भी काम करेगा और भोजन को भी पकड़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं
ये देखिए है, ये सूडोपोडिया है, ये क्या है, ये स्यूडोपोडिया है, जो क्या करता है, चलने में भी मदद करता है और भोजन को पकड़ने में भी क्या करता है। अमीबा क्या है, जलाशयों में पाया जाता है, ये एक कोष की जीव होता है, जो क्या करता है, एक कोष की जीव होता है जी। ये गोलाकार इसमें केंद्रक भी होता है, ठीक है। अधिकांश अमीबा जीवों का आहार हो जाते हैं, जो अमीबा होता है क्या, जीवों का आहार बन जाते हैं। ये सारी बातें ये इसमें लिखी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ईंधन में अधिकतम ऊष्मीय मान होता है। इसमें से पूछा गया इसमें सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसमें होता है। देखिए हम बताए थे सबसे ज्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन में होता है, उसका एलपीजी में होता है, उसके बाद क्या होता है, सीएनजी में होता है, सीएनजी में होता है। उसके बाद सीएनजी के बाद क्या बताया गया था, वो बताया गया था। सीएनजी के बाद बायोगैस नहीं होता है, मेथेन होता है, मेथेन होता है। मेथेन के बाद क्या होता है, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन होता है। उसके बाद क्या होता है, बायोगैस होता है। बायोगैस के बाद क्या होता है, कोल होता है। कोल के बाद क्या होता है, वुड होता है, लकड़ी होता है। और सबसे पहले क्या, गोबर या डंग होता है, गोबर या डंग बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, हाइड्रोजन दिया है कहीं पे, हाइड्रोजन नहीं दिया है तो हमारा एलपीजी हो जाएगा, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हो जाएगा तीसरा। तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी है, कैलोरी मान दिया भी है। सबसे ज्यादा किसमें, देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या होता है, एलपीजी में होता है, उसके बाद सीएनजी में होता है, उसके बाद मेथेन में होता है, और फिर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन में क्या होता है, सेम होता है। ये क्या, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बायोगैस आना चाहिए, बायोगैस का होता है, तब कोल का होता है, तब वुड का होता है, तब जो काऊ का गोबर होता है उसका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आज हमारा सेशन यहीं तक है। अब इसके आगे ऐसे ही क्या करेंगे, जब तक हमारा सीटेट का पेपर क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, ऐसे ही धमाकेदार हमारा साइंस का क्या होगा, एमसीक्यू चलता रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। देखिए इसमें हम जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, टॉपिक को भी क्लियर कराते चल रहे हैं, इसमें से कौन सा टॉपिक कैसा है, हर एक क्वेश्चन क्या करें अच्छे से उसको क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन आंसर देखने के लिए क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब करिए, उसको जो भी आप देखेंगे उसको क्या करें, लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों या साथियों के साथ क्या करेंगे, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।